हेलो एवरीवन, मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आज आप लोग के लिए डिमांड सीरीज का वीडियो नंबर 8 है। इस वीडियो में जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के बीच का अंतर। तो सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड्स और घटिया वस्तु यानी कि इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को कहीं कहीं आपको निम्न स्तरीय वस्तु भी मिलेगा लिखा हुआ, और एक और वर्ड इसके लिए स्पेशल आता है, उसको कहते हैं गिफिन वस्तु। तो इस पर आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। इन दोनों के बीच के डिफरेंस का जो दो मेन आधार है, जो दो मेन बेसिस है, वो है एक इनकम और दूसरा प्राइस। तो इन दोनों के बारे में बात करें कि इनकम के आधार पर हम क्या डिफरेंस पाते हैं सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के बीच में, और कीमत के आधार पर क्या अंतर पाते हैं, उससे पहले जो एक मोटा मोटी जो अर्थ होना चाहिए सामान्य वस्तु का, वो समझ लें और घटिया वस्तु का अर्थ समझ लें। सामान्य का मतलब हो जाता है अच्छा वस्तु, जो वस्तु आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए आप 2 पैसे ज्यादा निकालने के लिए तैयार रहते हैं, जिसको अधिक इनकम वाले अधिक खरीदते हैं, वो सब सामान्य वस्तु है। और जैसे इनकम बढ़ने से जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा होता है और कुछ वस्तु को वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो समझ जाइए कि एक तरह से वो घटिया वस्तु है, यानी कि खराब वस्तु है। जैसे अभी के समय में जो गरीब लोग होते हैं, तो जो बाजार में सस्ता आम, अभी चूंकि आम का सीजन है, तो बाजार में जो सस्ता आम होगा, जो लोकल होता है, छोटा छोटा, स्वाद भी उसका अच्छा नहीं होता है, कहीं उसमें दाग धब्बा होता है, सड़ा हुआ होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पक गया है, तो मतलब कहने मतलब है वो देखने से ही लग रहा है इंफीरियर, वो घटिया टाइप का, तो उसका रेट भी थोड़ा कम होता है। और उसको प्रीफर कौन करते हैं, तो जिनकी आय कम होते हैं, यानी कि गरीब लोग। और वही जो मालदह आम है, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है, टेस्ट करोगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा है, थोड़ा रेट भी उसका ज़्यादा होता है, तो वैसे आम को जिनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है वो लोग खरीदते हैं, तो वो सामान्य वस्तु है। आगे हम देखते हैं सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के अंतर को आय के आधार पर, और फिर आगे देखेंगे कीमत के आधार पर। तो यहां जो हम आधार लिखे हुए हैं बेसिस, तो वो देखें, बेसिस में पहला पॉइंट हम जो ले रहे हैं वो लिख रहे हैं आय प्रभाव। क्या लिख रहे हैं? आय प्रभाव। और आय प्रभाव को इंग्लिश में लिखेंगे इनकम इफेक्ट। एक चीज आप लोग कर सकते हैं, आय प्रभाव नहीं लिख करके केवल आय भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इनकम। इसके आधार पर क्या पाएंगे सामान्य वस्तु के बारे में, वो देखिए। इसमें आय तथा मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। आगे आगे आप सोचिएगा थोड़ा सा कि सर इसके आगे क्या लिखेंगे, दिमाग में आना चाहिए। अर्थात आय घटने से ऐसे वस्तुओं की मांग घटती है। आय घटने से ऐसे वस्तुओं की मांग घटती है, और आय बढ़ने से मांग बढ़ती है।
यानी कि जो वस्तु सामान्य होगा, अच्छा जो वस्तु होगा, तो उस वस्तु में क्या लिखे हैं, आय तथा मांग के बीच धनात्मक संबंध। आय तथा मांग के बीच धनात्मक संबंध का मतलब हुआ कि आय अधिक होने पर मांग अधिक होगा और आय कम होने पर मांग भी कम होगा। और जब ऐसा होता है तो इसमें जो मांग वक्र होगा, आय मांग वक्र, ध्यान दीजिएगा, हम केवल मांग वक्र की बात नहीं कर रहे हैं, आय मांग वक्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक लाइन इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें आय मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। अब क्यों नहीं होगा, सोचने वाली बात है। जब आय तथा मांग के बीच धनात्मक संबंध है तो आय मांग वक्र जो होगा उसका ढाल भी कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। देखते हैं एक चित्र में, इसमें मांग वक्र का ढाल जो होगा, आय मांग वक्र का ढाल वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये YD ले लिए हैं और इधर हम आय को ले लेंगे, इस और क्या होगा, आय हो जाएगा, इस और मांग हो जाएगा। और इतना ही बनाना है, ज्यादा नहीं। ये इस तरह से मांग वक्र होने का मतलब है कि इधर आय में जब परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है मांग में भी परिवर्तन होगा। लेकिन यहां आय और मांग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस दिशा में आय जाएगा उसी दिशा में मांग भी जाएगा। पीछे बताए थे आय मांग, कीमत मांग, आड़ी मांग, तो इसका एक स्पेशल मेरा वीडियो था, वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहां रिवीजन कर देता हूं। जैसे किसी की आय इतनी है Y1, उस स्थिति में वो मांग कर रहा है Q1। अब उनकी आय घट जाती, चूंकि पहले यहां लिखे हैं आय घटने से ऐसे वस्तु की मांग घटती है तो आय घटा दिए, Y1 से घटा करके Y2 कर दिए, ये इधर घटा, तो इसका मांग भी इधर क्या हो जाएगा, Q2, ये भी घट जाएगा। यदि आय इसकी बढ़ करके Y3 हो जाए तो मांग भी इसकी बढ़ करके क्या हो जाएगी, Q3 हो जाएगी। ये इनकम बढ़ा, मांग भी बढ़ा। तो ऐसा होता है। तो इस तरह से Y1 से Y2 Y3 करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के अंतर को करने के लिए आपको केवल यहां चूंकि लिखा हुआ है आय मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है, तो वो धनात्मक ही आपको बना के दिखा देना है, इसलिए इतना नहीं करते हैं। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि आपको आय मांग वक्र कैसे बनाना है। ऐसे ये YD हो गया, YD, इधर आय, इधर मांग। इतने से उसको समझ में आ जाएगा जो एग्जामिनर होंगे कि आय और मांग के बीच क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो इसमें कोई डाउट है? सामान्य वस्तु के बारे में, अच्छे वस्तु के बारे में जो बात किए कि उसकी जो लोगों की आय जब बढ़ती है तो ऐसे वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और आय घटती है तो मांग भी घट जाती है। इसमें तो हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर हमको बताएंगे। अब आते हैं इस और घटिया वस्तु में। घटिया वस्तु में जानिएगा, जो वस्तु खराब होता है उसको कौन खरीदता है? कम आय वाले ज्यादा खरीदते हैं, गरीब लोग ज्यादा खरीदते हैं, अमीर लोग वैसे वस्तु को नहीं खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि आय बढ़ने से उस वस्तु की मांग कम होनी चाहिए और आय कम होने से मांग अधिक होनी चाहिए। तो लिखेंगे इसमें आय तथा मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात आय घटने से
मांग बढ़ता है और आय बढ़ने से मांग घटता है। कोई दिक्कत? और फिर लिख देंगे इसमें आय मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो इसमें आय मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है कि आय मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरेगा, ऐसे YD, इधर हम आय लेंगे, इधर मांग लेंगे। अब इसमें Y1 से Y2 Y3 करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि आय अधिक होगा तो मांग कम होगा और आय कम होगा तो मांग अधिक होगा। कैसे? वस्तु का, घटिया वस्तु का। तो ये हम देखें आय के आधार पर इनकम इफेक्ट, जिसमें सामान्य वस्तु में आय बढ़ने से मांग बढ़ता है और आय घटने से मांग भी घटता है, और घटिया वस्तु का आय बढ़ने से मांग घट जाता है और आय घटने से मांग बढ़ जाता है। इसमें कोई डाउट हो तो हमें बताएं, हम आपका जवाब देंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आप लोग देखें दूसरा पॉइंट, कीमत प्रभाव। आय प्रभाव हो चुका है, कीमत प्रभाव देखेंगे, यानी कीमत के आधार पर सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर स्पष्ट करेंगे। सामान्य वस्तु में कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है और घटिया वस्तु में कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो सामान्य वस्तु, जैसे बताए आप लोग को अच्छा वस्तु, तो वो अच्छा वस्तु अगर आपको कम कीमत पर मिलेगा तो आप उसको ज्यादा लेना चाहेंगे, और अधिक कीमत पर मिलेगा तो फिर उसमें मजबूरी हो जाएगी और उसको आप कम लेंगे। ऐसी लोगों की मनोवृत्ति होती है। तो जो सामान्य वस्तु होगा उसका कम कीमत पर अधिक मांग होगा और अधिक कीमत पर कम मांग होगा, यानी कि कीमत और मांग के बीच क्या होगा? ऋणात्मक संबंध होगा। तो आप देख सकते हैं, लिखे हैं इसमें कीमत तथा मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। ऐसा होता है, तो इसलिए इसमें जो मांग वक्र होता है उसका ढाल आप देखेंगे इस प्रकार हो जाएगा। इस और कीमत लिख देंगे, आइस और मांग। आप P से P1 P2 कर भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें प्राइस P है, डिमांड Q हो रहा है, कीमत P से P1 हो गया, घट गया, तो मांग Q से Q1 हो गया। तो उसी तरह से P से P2 होगा तो इधर Q से Q2 हो जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये दिखा दीजिए कि दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए मांग वक्र जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, यानी कि ऊपर से नीचे गिरता है। तो इतना ही रखना है। और इसमें क्या होता है? कीमत और मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है, यानी कि मांग वक्र नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि कीमत घटेगा तो मांग भी घटेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। और इसके बारे में क्या डिटेल से बात करें, आप पिछला वीडियो आप देखिएगा, जो मांग के नियम का अपवाद था, जस्ट इस वीडियो के पहले डिमांड सीरीज का जो 7वां वीडियो है, मांग के नियम के अपवाद, उसमें घटिया वस्तु के बारे में डिटेल से बताए थे। और वहाँ बताए थे कि घटिया वस्तु की कीमत घटता है तो मांग भी घटता है, और कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है। बहुत अच्छा से उसमें एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझा दिए, इसलिए ज़्यादा समय इसमें लेना ठीक बात नहीं है। तो ये अंतर का दो मेन आधार है। एक पहला जो हम लोग आय प्रभाव देखे थे कि सामान्य वस्तु का आय घटने से मांग घटता है और आय बढ़ने से मांग बढ़ता है, यानी आय और मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। वहीं घटिया वस्तु में बताए थे कि आय और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, यानी घटिया वस्तु को हम कम आय पर अधिक खरीदते हैं और अधिक आय पर हम कम खरीदते हैं। तो वो तो आय के आधार पर था, और ये आपका कीमत के आधार पर देख लिए कि कीमत के आधार पर हम क्या देखें कि सामान्य वस्तु के मांग और कीमत के बीच में कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है, यानी सामान्य वस्तु का कम कीमत होगा तो मांग अधिक होगा और अधिक कीमत होगा तो मांग कम। लेकिन इसका जस्ट उल्टा इधर हो जाता है घटिया वस्तु में, कि इसका अगर
कीमत कम होगा तो मांग भी कम होगा, और कीमत अधिक होगा तो मांग भी अधिक होगा। यानी कि यहाँ कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध हो गया? धनात्मक संबंध हो गया। इसीलिए तो इसको हम गिफिन का पैराडॉक्स कहते हैं। देखिएगा, ये जो घटिया वस्तु है इसको कहा जाता है गिफिन वस्तु भी। क्यों कहा जाता है गिफिन वस्तु? क्योंकि ये घटिया वस्तु में कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ता है और कीमत घटने से मांग भी घटता है। तो इस चीज को पहले लोगों के समक्ष लाने का काम कौन किया था? रॉबर्ट गिफिन किया था, इंग्लैंड का अर्थशास्त्री था। उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा होता है, और चूंकि ये जस्ट मांग के नियम का विरुद्ध में काम कर रहा है, एक पॉइंट अभी बनेगा कि इसमें मांग का नियम लागू होता है और इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, वो अभी लिख करके दिखा देंगे। तो इसको हम गिफिन का पैराडॉक्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम देखिए, पिछले जो वीडियो था मेरा मांग के नियम का अपवाद का, तो उसमें घटिया वस्तु को मांग के नियम का अपवाद के रूप में हम दिखाए थे, और उसमें बड़ा डिटेल से एग्जाम्पल के साथ उस पर बात किए थे। अगर आज के वीडियो में ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो वो वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो होता क्या है कि जो घटिया वस्तु है उसकी कीमतें घटने से लोगों की बचत बढ़ जाती है। जो गरीब लोग होते हैं, जो गड़बड़ चीज़ ही खरीद रहे थे, लेकिन वो गड़बड़ चीज़ का रेट अगर कम हो गया तो उसके पास 2 पैसे ज़्यादा बचते हैं, और वो बचे हुए पैसे से वो अच्छे वस्तु का मांग करते हैं। तो अब अच्छे वस्तु का मांग बढ़ गया, इधर खराब वस्तु का मांग घट गया। तो ये खराब वस्तु के मांग घटने का जो वजह क्या हुआ था? वो उसका रेट कम होना। इसलिए इसको हम कहते हैं गिफिन का विरोधाभास, गिफिन्स पैराडॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहीं एडजस्ट कर देते हैं, इसमें ये मिटा देते हैं फिगर को। अगला पॉइंट इसमें ले लेंगे, मांग का नियम कर देते हैं। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसमें मांग का नियम लागू होता है। इसमें मांग का नियम लागू होता है। इधर लिखेंगे कि इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसमें तो मांग का नियम लागू होता ही है। पीछे जो वीडियो आया था मांग का नियम, तो उसमें बताए थे ना, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान होने पर कम कीमत पर अधिक मांग। तो लिखा हुआ है ना, कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। तो इसमें तो मांग का नियम लागू हो रहा है। देखिए, एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देगा कि इनमें से किस वस्तु में मांग का नियम लागू होता है, कुछ वस्तु का एग्जाम्पल दे देगा। तो पूरा कंसेप्ट को अगर आप क्लियर करके रखिएगा तब आपका आंसर भी सही होगा और सब क्वेश्चन का आप जवाब दे पाइएगा। क्या क्या क्वेश्चन होगा देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा। हम एक वीडियो बनाए थे अर्थव्यवस्था और उसके क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, तो कुछ बच्चों ने उसका जवाब भी दिया था। हमको लगता है हर वीडियो से अगर हम 2 4 5 ठो 10 ठो ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग को दे दें और उसका आप जवाब आप लोग दे दें, तो हमको लगता है कि इस आधार पर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो के आधार पर आप लोग को दें और आप लोग से उसका आंसर चाहेंगे। इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। और एक पॉइंट दे देते हैं, उदाहरण, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दे देंगे? ब्रांडेड ले लीजिए, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड अनाज इत्यादि कर दीजिए। समझ में तो आता ही होगा आप लोग को। इधर ले लेंगे बिना ब्रांड का जो होता है, जो फुटपाथ वगैरह पर मिलता है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोटा कपड़ा, मोटा अनाज, डालडा इत्यादि। क्लियर? ये उदाहरण हो गया। और देखिए इंग्लिश वाले के लिए अलग से
बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं लेकिन स्क्रीन पर आ ही रहा है, आप लोग समझ गए होंगे जितनी बातें कर रहे हैं, तो क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी में क्या लिखना है, जैसे इसमें कीमत तथा मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, तो देयर इज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और फिर दैट इज लोअर डिमांड एट लोअर प्राइस एंड हायर डिमांड एट हायर प्राइस। फिर इधर भी उसी तरह से कर लेंगे कि देयर इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, किसमें, इन इन्फीरियर गुड्स। फिर एग्जाम्पल वगैरह भी आप लोग सेट कर लेंगे, ये भी दे देंगे कि लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लीकेबल इन नॉर्मल गुड्स एंड लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन इन्फीरियर गुड्स। तो ये है दोनों के बीच में अंतर का। आप लोग हर वीडियो को अच्छे से, हमको लगता है शुरू से लास्ट तक अगर देखिएगा तो हर चीज़ निकल करके आएगा, और कुछ अगर बच जाता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा यदि हम इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के बाद अगर आपको हम 10 ऑब्जेक्टिव अगर व्हाट्सएप पर भेजते हैं और वो ऑब्जेक्टिव का आप आंसर दे देते हैं, तो हमको लगता है कि इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।